हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैजल और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी वेव इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट 3 क्लासेस के अंदर जो हमने पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में नेशनल इनकम में मैंने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट सारे समझाए थे और जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सारे मैंने आपको बताया था। दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको इनकम मेथड बहुत अच्छे से समझाया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तीसरी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड समझाया था, उसके ऊपर भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। अगर आपने ये सारी क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप ये सारी क्लासेस देखिए, ताकि जो आज की क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे जो लास्ट मेथड है नेशनल इनकम का, उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग आउटपुट या फिर प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत अच्छे से कवर करके जाते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वैल्यू एडेड मेथड हमारा आ गया था, तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रिपेयर करके नहीं गए थे। तो आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड को 2 तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले में हम इसके जितने भी बेसिक फॉर्मूले वगैरह हैं, सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से समझेंगे। फॉर्मूलों के अंदर वो टर्म्स को बदल बदल के किस तरीके से हमें क्वेश्चन दे सकता है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और फिर दूसरे में हम इसका क्या सीखने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम इसके सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं जितने भी इसके बेसिक फॉर्मूले वो सारा मैं आपको समझाता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हमने सारे जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह यूज होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले हमने अच्छी तरीके से लिख लिए हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हमने जो है सारा कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम वैल्यू एडेड मेथड के अंदर किस तरीके से हम फॉर्मूले जो है उसको हम समझेंगे और उसके बाद इन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस मेथड के अंदर हम लोग 2 अप्रोच लेके चलते हैं। यानी कि जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को 2 अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। जो पहला अप्रोच है उसका नाम है फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच या फिर मेथड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें ये नहीं समझना, अभी हमें पहले सारे फॉर्मूले समझने हैं। जब सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इन अप्रोच का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर वो हमसे बहुत सारी चीजें निकलवा सकता है। वो कई बार हमसे सेल भी निकलवाता है, वो हमसे कभी भी हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू भी निकलवाता है, कई बार वो हमसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकालते हैं। तो वो सारी चीजें हम इन्हीं फॉर्मूले से निकालते हैं। तो सबसे पहले वो हमसे कुछ भी पूछे तो सबसे पहले हमें जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ता है। इस मेथड के अंदर वो हमसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले हमें जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ता है। ये उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड में बोला था कि वो आपसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। और इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले आपको एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ता था। इसी तरीके से वैल्यू एडेड मेथड में वो आपको सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ता है। बच्चों, जीडीपी एट एमपी को एक और नाम से हम इस मेथड के अंदर जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीवीए एट एमपी, ठीक है। यानी कि इस मेथड के लिए हम जीडीपी एट एमपी को एक अलग से ना नाम दे देते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू एडेड कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कुछ वैल्यू एडेड नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं जीवी एट एमपी। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये नाम भी ना मिलकर सीधा आपको वैल्यू एडेड लिखा होगा, तो अगर आपको वैल्यू एडेड भी लिखा तब भी आप समझेंगे कि इसका मतलब जीवी एट एमपी ही हमसे वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको 3 नाम बता दिए। आपसे वो क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम के बारे में पूछता है, वो कुछ भी आपसे निकलवाने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे या फिर जीपी एट एमपी निकालेंगे या फिर वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट्स को हम माइनस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कहते हैं जीवीओ एट एमपी, यानी कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, और वैल्यू ऑफ इनपुट्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले मैं इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला हमने लिखा, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बच्चों, एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान के चलो कि ये मार्कर मैं मैन्युफैक्चर करने का काम करता हूँ, इसको बनाने का मैं काम करता हूँ। अब इस मार्कर के अंदर रॉ मटेरियल लगा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कितना सारा रॉ मटेरियल लाकर खर्चा करा, तब जाके मार्कर मैंने क्या करा, इसका मैन्युफैक्चर करा हुआ है। मैं मानता हूँ कि मैं मार्केट में ले जाकर इस मार्कर को मैं कितने रुपए में बेच देता हूँ, 15 रुपए में बेच देता हूँ। तो क्या 15 के 15 रुपए मेरा बेनिफिट है? नहीं, 15 के 15 रुपए मेरा बेनिफिट कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको बनाने में कुछ खर्चा भी किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको 8 रुपए में बनाया और 8
बनाकर मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि मैंने इसके अंदर कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, मैंने इसमें 7 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी। तो बच्चों आप देखो कि यही इसका फॉर्मूला भी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी मैंने कितने रुपए की वैल्यू तैयार करी, इस मार्कर से 15 रुपए की वैल्यू तैयार करी, लेकिन इसको बनाने में मुझे कितने रुपए लगे थे, बनाने में 8 रुपए लगे थे, यानी कि ये था मेरा वैल्यू ऑफ इनपुट्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जितने में हम सामान को बाहर बेचने के लिए जाते हैं, जितने रुपए का हमने सामान तैयार करा, जितना में हम बेचने जा रहे हैं। और वैल्यू ऑफ इनपुट्स का मतलब होता है कि जितने रुपए की मेहनत, यानी जितने रुपए की चीज या जितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने उसके ऊपर लगाया है, उसको हम माइनस करते हैं, तभी हमारा वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलकर सामने आता है। तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूला आई होप समझ में आ गया होगा। कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट को GVO एट NP के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर टीचर आपको यही फॉर्मूला लिखवाएंगे, GVO एट NP माइनस कर दो बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। अब इनको निकालने के अलग अलग तरीके क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें निकालना है। सबसे पहले GVO एट NP, क्योंकि एक नया वर्ड आ गया तो मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपको लिख के समझा दी। इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि बच्चों हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन होता है। जो पहला सेक्टर होता है उसे प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, जिसमें हम नेचुरल चीजों को जो है इंक्लूड करते हैं ज्यादातर। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को ज्यादा लेकर आते हैं। तीसरा होता है हमारा टेरिटरी सेक्टर, जिसके अंदर हम लोग सर्विस सेक्टर को, बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इन सब चीजों को शामिल करते हैं। तो हमारे देश का जो प्रोडक्शन निकलेगा, जब हम अपने देश का नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं, तो हम तीनों के वैल्यू एडेड को लेके चलते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का भी वैल्यू एडेड, सेकेंडरी सेक्टर का भी वैल्यू एडेड और टेरिटरी सेक्टर का भी वैल्यू एडेड। जब हम इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को जोड़ते हैं, तब जाके हमें अपने देश की GDP एट NP या फिर GB एट NP पता लग जाती है। बात समझ में आती है नहीं? तो हम क्या करेंगे, कई क्वेश्चन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी इस तरीके से भी आपको दिया हो सकता है, तो हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी GVO एट NP के अंदर क्या क्या क्वेश्चन के अंदर वो चेंजेस करता है, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ इनपुट्स के अंदर वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, वो हम आप समझेंगे। तो पहले नंबर पे समझते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि GVO एट NP। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर वो कितने तरीके से आपको चेंज करके क्वेश्चन को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट या GVO एट NP अगर साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने क्या बताया, मैं बोल रहा हूं कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट या GVO एट NP क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, तो हमें ये नीचे की चीजें नहीं लेनी, यानी कि ये जो नीचे मैंने जितनी भी चीजें लिखी है वो सब हमें भूल जाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिलता या क्वेश्चन के अंदर GVO एट NP साफ साफ नहीं मिलता, तो हमने फिर 2 चीजें प्लस करनी है। हमने कितनी चीजें प्लस करनी है, 2 चीजें प्लस करनी है। सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे सेल और दूसरे नंबर पे बच्चों हम लेंगे चेंज इन स्टॉक। तो मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में GVO एट NP या वैल्यू ऑफ आउटपुट साफ साफ नहीं मिलता, तो हम 2 चीजें प्लस करते हैं। पहले नंबर पे सेल लेते हैं और दूसरे पे प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। बच्चों कई बार सेल सीधा नहीं दिया होता और उसके बदले प्राइस और क्वांटिटी दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, सेल निकालने के लिए प्राइस को क्वांटिटी से इनटू कर देते हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरा बच्चों चेंज इन स्टॉक के अंदर वो हमारे साथ कई तरीके से गेम खेल सकता है, वो भी हमने समझना है। तो चेंज इन स्टॉक को हम कई बार इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले मेथड्स में भी समझा था। तो अगर वो चेंज इन स्टॉक ना देके इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट देता है, तो भी आप समझ जाएंगे कि वो चेंज इन स्टॉक ही हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, चेंज इन स्टॉक के बच्चों और भी नाम हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो। अगर आपको ये गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करो। अगर आपको ये भी गिवन नहीं है तो वो हो सकता है आपको दे दे इंक्रीज इन स्टॉक या फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सीधा प्लस कर देते हैं अगर इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है। और अगर डिक्रीज इन स्टॉक या डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ तो हम सीधा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कई बार बच्चों को इन नामों से नहीं बोलता, चेंज इन स्टॉक भी नहीं बोलता, क्लोजिंग ओपनिंग भी नहीं बोलता, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं बोलता, वो बोल देता है
अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक का मतलब जो स्टॉक हमने साल के लास्ट में नहीं बेचा वो भी बेसिकली हमारा क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट होता है, या फिर चेंज इन स्टॉक में उसको भी ले लेते हैं। तो अब अगले नंबर पे हमें समझना है कि सेल के अंदर वो क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकता है। बच्चों सेल अगर हमें साफ साफ मिल जाती है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, हमने इनमें से कोई भी चीज कंसीडर नहीं करनी। अगर सेल साफ साफ नहीं मिलती तो प्राइस और क्वांटिटी को हमने कंसीडर करना है, यानी कि प्राइस को क्वांटिटी से इनटू करके हमने सेल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर प्राइस और क्वांटिटी भी हमने नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। यानी कि बंदा सेल कहाँ करता है, या तो अपने देश के अंदर अंदर सेल करेगा या फिर देश के बाहर ले जाकर सेल करेगा। अगर अपनी कंट्री के अंदर अंदर सेल करते हैं तो उसमें हमें क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सेल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सेल। और अगर अपनी कंट्री से बाहर ले जाकर सेल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सेल में यानी कि अपने देश के अंदर हम किस किस को सेल कर सकते हैं, या तो हाउस होल्ड जैसे फैमिली वगैरह होती है उनको हम सेल कर सकते हैं, दूसरा या तो हम गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, या फिर तीसरा हम फर्म्स वगैरह को सेल कर सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में खरीदने वाले तो ये तीन ही लोग हैं, इन्हीं को तो सेल होगा, या तो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट या फिर फर्म्स को हम सेल करेंगे, ठीक है। और एक हमारा एक्सपोर्ट है। तो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर ये कंडीशन, अगर सेल गिवन नहीं है तो ये दो चीजें देखो ये, और इसमें डोमेस्टिक गिवन नहीं है तो फिर आप ये सारी चीजें देखो, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू फर्म्स। तो मैंने अपने फॉर्मूले के अंदर जीडीपी एट एमपी के फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब मैं आपको वैल्यू ऑफ इनपुट समझाने वाला हूँ। बच्चों वैल्यू ऑफ इनपुट अगर आपको साफ साफ क्वेश्चन में मिल जाता है, अगर आपको वैल्यू ऑफ इनपुट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको साफ साफ मिल जाता है, तब तो हमें नीचे की कोई भी इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करनी। लेकिन अगर ये हमें नहीं मिलते तो ये हमें किस किस नाम से इस क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकते हैं। पहला वो बोल सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ये भी क्या है, हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अगर ये भी नहीं मिलता तो परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज फ्रॉम फर्म्स और इंपोर्ट्स, यानी कि जो हम परचेज करते हैं या तो अपने देश के अंदर से परचेज करते होंगे या फिर हम बाहर की कंट्री से परचेज करते होंगे। तो अपने देश की कंट्री से जब हम अपने देश के अंदर से जब परचेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक परचेज। और डोमेस्टिक परचेज में हाउस होल्ड से भी परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी और फर्म से भी परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बाहर से परचेज करते हैं तो उसे हम लोग इंपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। या फिर वो बोल सकता है यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर वो हमें क्या बोल सकता है कि हमने क्या करा, प्रोड्यूसर गुड्स का इस्तेमाल करा, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है, वो क्वेश्चन पे हमें कंफ्यूज करने के लिए बार बार कुछ कैपिटल गुड्स भी डाल सकता है। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिनका कंजम्पशन हम जल्दी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमने एक बाइक खरीदी, उसका कंजम्पशन काफी दिनों तक चलता है। एक बिल्डिंग खरीदी, उसका कंजम्पशन काफी दिनों तक चलता है, यानी कि वो प्रोडक्शन के अंदर इमीडिएट खत्म नहीं होते। तो याद रखना, ऐसा कोई भी गुड्स अगर हमने खरीदा हुआ, ऐसी कोई भी चीज हमने खरीदी हुई है तो उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स को हमें यहाँ इंक्लूड इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बिल्कुल भी नहीं करना। वो आपको बोल देगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट, तो हमें ये चीजें शामिल यहाँ पर नहीं करते। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है नॉट इंक्लूड, यहाँ पर अगर कोई भी कैपिटल परचेज दे रखा है जैसे कि हमने मशीनरी, प्लांट या फिर बिल्डिंग परचेज की है, तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर नहीं करनी। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझा दिए। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर, जो हमने फॉर्मूले लिखे उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिखा है, इसे हम सोल्व करते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है GP8F, ठीक है। इसमें हमें डोमेस्टिक सेल दी है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है, एक्सपोर्ट की वैल्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स GST दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है और हमसे बोल रहा है कि GP8FC निकालकर हमें दिखाइए। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर वो आपसे कुछ भी पूछे तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए GVA एट MP की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैल्यू एडेड भी कहते थे, जिसे हम GDP एट MP भी बोलते थे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था GVO एट MP
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि आईसी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या हमें जीवी और एमपी की वैल्यू दे रखी है या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू दे रखी है। हमने आपको फॉर्मूले में बताया था, इसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कह देते हैं। तो देखेंगे हम, ना तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और ना ही हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट जीवी और एमपी की वैल्यू दी गई है। तो अगर हमें जीवी और एमपी या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले की तरफ हमें जाना है। तो फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि दो चीजें हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा सेल और फिर हमें देखना पड़ेगा कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्या है, यानी कि दो चीजें हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ फॉर्मूला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस क्या आपका ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि क्या सेल दिख रही है हमें। हाँ सेल तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ एक डोमेस्टिक भी लगा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं हाँ एक्सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, यानी कि सेल हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई तो हमें सेल के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, सेल डायरेक्ट नहीं दी तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को जोड़कर हम लोग सेल बनाएंगे। तो आइए, डोमेस्टिक सेल कितना दे रखा है हमारे को, 3000 रुपए, ठीक है। और डोमेस्टिक सेल के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि दे रखा है 500, ठीक है बच्चों। और इसके साथ हमें एक चीज और लेनी है अभी, चेंज इन स्टॉक। तो आइए चेंज इन स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं। चेंज इन स्टॉक हमें माइनस में दे रखा है 100, ये दे रखा है माइनस में 100, ठीक है। तो ये मेरे को वैल्यू पता चल गई, जीवी और एमपी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें साफ साफ दे रखा है। तो अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने साफ साफ दिया तो हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी वैल्यू में देखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 2000, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। तो मैंने बोला कि जीवी और एमपी अगर हमें साफ साफ नहीं दिया तो हमें लेना है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपने सेल भी देखा और चेंज इन स्टॉक भी देखा। अब सेल भी डायरेक्ट हमें नहीं दिया था तो हमें क्या दिया था कि जो भी हमने सेल करा अपनी इंडिया के अंदर और जो भी हमने एक्सपोर्ट करा तो वो हमने जोड़कर क्या निकाल लिया, सेल निकाल लिया। और फिर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन था और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन था। तो एक बार इसका हम सम कर लेते कि कितना आ रहा है हमारे को। ये आएगा हमारा 1400। और बच्चों ये जो अमाउंट्स है ना ये हमारे को करोड़ में दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी याद रखनी, मैंने लिखा नहीं तो आपको याद रखना है। नेशनल इनकम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो जो अमाउंट होता है वो करोड़ के अंदर होता है। तो अगले नंबर पे हमें निकालना क्या, इसकी हेल्प से हमें निकालना है GVA एट FC निकालना है, ठीक है। तो ये चेंज करने वाली बात जो है नेशनल इनकम में मैंने सबसे पहली क्लास के अंदर आपको सिखाया था कि हम टर्म्स को जो है चेंज कैसे करते हैं। जो एग्रीगेट्स होते हैं इनको हम चेंज किस तरीके से करते हैं, यानी एक एग्रीगेट से हम दूसरा एग्रीगेट उसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो मैंने ये चीज आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही सिखाई थी। तो आइए सबसे पहले हमें निकालना है GVA एट FC, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, GVA एट FC। लेकिन हम सबसे पहले GVA एट MP हमने निकाल लिया है। तो हमें निकालना है GVA एट FC किसकी मदद से, GVA एट MP की मदद से। तो पहले हम वही लिखेंगे। अब हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि G से G कैंसिल हो गया, V से V यहाँ कैंसिल हो रहा है, A से A आपका कैंसिल हो रहा है और MP से FC जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, GST या फिर मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमको माइनस करना पड़ेगा। GVA एट MP की वैल्यू 1400, ठीक है। और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी वैल्यू है 250, ठीक है। ये आ गया हमारा 1150, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखा हमने इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करा। अब कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। बस अगर हमने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया, ये फॉर्मूले अगर हमें समझ में आ गए तो इन्हें अप्लाई करके हम वैल्यू एडिड का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आइए इसी तरीके के हम कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं जिसमें हम सीखते हैं कि कुछ अलग तरीके से किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
तो आइए इसी तरीके से हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल है हमारे सामने, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। तो इसकी जगह वो आपको कुछ भी बोल सकता है, एनवी एट एफसी भी बोल सकता था, या और भी कोई एग्रीगेट्स हमें बोल सकता था निकालने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमें वो जीबी एट एफसी निकालने के लिए बोल रहा है। और क्वेश्चंस के अंदर हमें सेल की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमारे को गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है, परचेज ऑफ मशीनरी की वैल्यू है और सब्सिडी की वैल्यू हमारे को दे रखी है। और क्वेश्चन में हमसे रिक्वायरमेंट किया गया है कि हमें जीबी एट एफसी की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो आइए हम सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जो है प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी भी बोल देते हैं, या फिर वैल्यू एडेड भी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या था बच्चों, फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम बोलते थे जीवीओ एट एमपी, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स, जिसे हम बोल देते थे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपके स्कूल वगैरह में भी जब क्वेश्चन टीचर सोल्व करेंगे आपके, तो वो ज्यादातर यही फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट्स नहीं लिखते ज्यादातर टीचर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है जीवीओ एट एमपी। तो क्वेश्चन के अंदर जीवीओ एट एमपी हमने ढूंढा, हमें साफ साफ जीवीओ एट एमपी की वैल्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जीवीओ एट एमपी के फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। आइए जीवीओ एट एमपी के फॉर्मूले पे जाने के हमें क्या मिला कि सबसे पहले हमें सेल और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो आइए सेल ढूंढते हैं। सबसे पहले सेल सबसे ऊपर हमें मिल गया 500 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू देखेंगे। तो चेंज इन स्टॉक हमें साफ साफ क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो चेंज इन स्टॉक अगर साफ साफ क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हमें किस तरीके से निकालना है, चेक करें एक बार। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को हमने माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को हमने माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। तो जीवीओ एट एमपी में दो चीजें आती है, सेल भी हमें मिल गया और चेंज इन स्टॉक भी हो गया। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमें सेल मिल जाता है तो हम फिर नीचे की चीजें कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरीके से मुझे ये वाली चीज मिल गई तो मैं बाकी चीजें नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ढूंढते हैं। ये देखो, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल देता है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल दे या फिर इंटरमीडिएट हमें क्या बोल दे, प्रोडक्ट बोल दे, तो उसका मतलब एक ही होता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू देख लेंगे एक बार 300। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 490 माइनस 300, ये आ गया 190। तो जीवी एट एमपी की वैल्यू हमारी 190 आ गई। अब हम इसकी हेल्प से हमारा जो दूसरा एग्रीगेट हमसे पूछा गया वो एग्रीगेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पूछा गया है जीवीए एट एफसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बच्चों जीवीए एट एफसी हमने निकालना है जीवीए एट एमपी की मदद से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवीए एट एमपी, और इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं, ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल, ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और एमपी से एफसी में जाना है। तो बच्चों एमपी में एफसी में एमपी से हमें एफसी में जाना है तो माइनस क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप क्वेश्चन में चेक करो, हमें क्वेश्चन में कहीं भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया लेकिन सब्सिडी दी हुई है। तो मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर क्या समझाया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर ना दिया हो तो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस कर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस कर देते हो। ये मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर समझाया था, जब मैं आपको बेसिक जो पहली क्लास आपको मैं नेशनल इनकम की करवा रहा था वहां मैंने आपको समझाया था। तो जीवी एट एमपी की वैल्यू हमें पता है 190 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। चेक करो क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो अगर कोई चीज हमें नहीं दी हुई तो हम उसकी वैल्यू को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने इसको जीरो मान लिया, और सब्सिडी की वैल्यू हमें दी गई है 40 दी गई है सब्सिडी की वैल्यू, ये हमारे को गिवन है। तो बच्चों 190 और ये माइनस और माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, प्लस 40, ये आ गया हमारा 230। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन इस तरीके का समझाया। अब मैं आपको लिंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा। तो जिस बच्चे को भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।
अगर आपको आज की क्लास सारी समझ में आई है मेरी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू।